नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन बहुत 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 बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, अध्याय 6 है। बीच में हमने छोड़ रखा था इसको और बोले थे इसको बाद में कराएंगे, है ना। छोड़ इसलिए रखा था कि ये जो है चैप्टर है बहुत ज्यादा थियरम है और भूलता बहुत जल्दी है और धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो हम सोचे पढ़ा दें। और हम सोच रहे थे कि इसको लास्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों का डिमांड इतना ज्यादा आ गया कि सर त्रिभुज छोड़े हैं, त्रिभुज पढ़ाइए। त्रिभुज बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाता है, हर जगह छोड़ दिया जाता है। अभी छोड़ दी, हम कहें अब लेके जरूर आएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 6, जो एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 6 है। और त्रिभुज इसको बोलते हैं ट्राइंगल। इसका भाग 1 है। लेक्चर 27/50 है। टोटल 26 लेक्चर आ चुके हैं। 26 लेक्चर में हमने लगभग 8 चैप्टर 100% कंप्लीट कर दिया है। कि कोई 4 लेक्चर का है, कोई 3 लेक्चर का है, कोई 2 लेक्चर का है और कोई 5 लेक्चर का भी है। ठीक है, तो ये भी हमको तो जहां तक लगता है 4 से 5 लेक्चर से पहले खत्म नहीं होगा। एकदम आप लोग 4-5 दिनों तक त्रिभुज बढ़िया से पढ़ेंगे। एकदम सब लोग तैयार हो जाए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक त्रिभुज का होता क्या है। क्लास 9 से उठाएंगे क्लास 10 तक। उसके बाद फिर इस पे जो थियरम्स है इंपॉर्टेंट उसको बताएंगे, फिर इसके सवाल बताएंगे। तो आज का ये जो है लेक्चर नंबर 27वां होगा और त्रिभुज का भाग नंबर 1 होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए है क्या त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राई एंगल। ट्राई एंगल क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल। अब आप समझिए, त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब 3 और भुज मतलब होता है भुजाएं, 3 भुजाएं। तो त्रिभुज क्या है सबसे पहले हम जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई 3 की रेखा ले लीजिए। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है ना। 3 रेखाएं हैं। अब 3 रेखा का खंड ले लीजिए, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट। तो ये अगर 3 रेखा खंड लेते हैं, एक रेखा खंड ये, एक रेखा खंड ये और एक रेखा खंड ये। ठीक है, तो 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो सब लोग जानते हैं। इसमें क्या नया है? कुछ नया तो बताइए। बताएंगे, घबराइए मत, थोड़ा सा इंतजार करिए। अब देखिए, अगर मान लेते हैं इसे 3 रेखाखंड ये भी है, लेकिन ये बंद आकृति नहीं ना है, तो ये त्रिभुज नहीं है। तो 3 रेखाखंड होने चाहिए और एक बंद आकृति होनी चाहिए, वही क्या होता है? त्रिभुज होता है। अब त्रिभुज के कुछ बेसिक बेसिक चीज हम जान लेते हैं। क्या क्या बेसिक बेसिक चीज होते हैं? मान ये इसके 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष ए होता है, एक शीर्ष बी होता है और एक शीर्ष सी होता है ना। ए बी सी इसके 3 शीर्ष हो गए और 3 भुजाएं होती है। एक भुजा ए बी हो गया, एक भुजा बी सी हो गया और एक भुजा क्या हो गया? ए सी हो गया। और इसके 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, है ना। 3 अंतः कोण होते हैं। तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। चलिए कुछ बेसिक लिख लेते हैं त्रिभुज का परिभाषा। बेसिक आज बताएंगे जरूर। 3 रेखा खंडों से घिरी हुई, 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। आप लोग एकदम परेशान न रहिए। बेसिक से क्या, हम बेसिक से भी नीचे से पढ़ाएंगे एकदम गड्ढा खोद के। ठीक है, सिर्फ आप लोग पढ़िए, चाहे पीछे वाले क्लास में पढ़े हो चाहे ना, लेकिन हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं त्रिभुज के कुछ गुण। त्रिभुज के कुछ गुण जान लेते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। 3 क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं। कौन कौन सा है? एक है शीर्ष ए, एक है शीर्ष बी, एक है शीर्ष सी। ठीक, अब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा, कितनी भुजा? 3 भुजा होती है। कौन कौन सा? एक भुजा ए बी है और एक भुजा बी सी है और एक भुजा क्या है? ए सी एस सी है। ये ए बी बी सी ए सी। ठीक, अब त्रिभुज के
तीन अंतः कोण होते हैं, तीन अंतः, अंतः मतलब अंदर, अंतः कोण होते हैं। ठीक, कौन कौन सा? कोण ए, कोण को इस तरीके से यल से थोड़ा सा टेढ़ा करके इसे डिनोट किया जाता है। कोण ए, कोण बी तथा कोण सी, ये होता है। अब जान लेते हैं कुछ और। लिखिए त्रिभुज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह काम आता है। त्रिभुज के तीनों अंतः, अंतः का मतलब तो बता देते हैं। देखिए जैसे एक कोण बन रहा है अंदर की तरफ बन रहा है ना, एक कोण आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ भी बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी बाहर की तरफ बन रहा है ना। बाहर से हमको नहीं लेना देना, सिर्फ की सिर्फ जैसे ये कोण देखिए बाहर की तरफ बन रहा है, लेकिन हमको लेना है अंदर वाला। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है आप लोग को पता है, 180 अंश होता है। ठीक, कोण ए, कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश। ये कुछ बेसिक टर्म थे। और इसके बाद हम लोग समझेंगे त्रिभुज के प्रकार, है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज जो है टोटल 6 प्रकार का होता है, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर इसको मिटाते हैं। जो लोग पढ़े होंगे उनका रिवीजन हो जा रहा है, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो जान ले रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छी बात क्या है कि एकदम बेसिक से आपको मिल रहा है, 9th अगर गड़बड़ हो गया है तब भी। अब देखिए इसमें जो है लिखेंगे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, क्या चीज लिखेंगे, त्रिभुज के प्रकार। पहले लिख लीजिए भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, आधार पर, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा लिख लीजिए कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। चलिए लिखिए त्रिभुज के 3 प्रकार। सबसे पहला है जो है भुजाओं के आधार पर, ये है समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज। अब आप समझिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है। सम का मतलब होता है बराबर, बाह का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वही समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ से एक दो कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज बना दिए, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। ठीक है, एक ए बी सी, एक भुजा ए बी है ना, ये, और एक भुजा ए सी है ये, और एक भुजा बी सी है ये, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी या सी ए। ठीक है, तीनों बराबर है तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब एक्स्ट्रा जानकारी बताएं, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो आप बताओ जो है, अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा कि नहीं। कक्षा 9 में एक प्रमेय था, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो यानी तीनों कोण बराबर होंगे। 180 को 3 भागों में बांटेंगे, कितना आएगा, 60। तो इसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है, त्रिभुज समबाहु लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताएं, बहुत काम आएगा। समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के नहीं लिखिए, का लिखिए, का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है ना। भुजाओं के आधार पे भले जान रहे हैं, लेकिन कोणों को भी जान लिए क्या दिक्कत हो जाएगा ना। प्रत्येक यहाँ लिख लीजिए, प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश। अब जो दूसरा हम लोग लिखेंगे वो है ये समद्विबाहु, समद्विबाहु। इसमें क्या है, तीनों भुजाएं बराबर, इसमें क्या है, लिख लीजिए तीनों भुजाएं बराबर। परिभाषा आप लिख लेंगे, नहीं तो हम बता देंगे, बोल देंगे, बोल तो रहे हैं तो वहां से सुन के लिख सकते हैं। समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु का होता है, देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें कोई 2 भुजाएं आपकी क्या रहेंगी, बराबर। जैसे हम कह दें कि आपका ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, यानी कि
ए बी अब बराबर क्या हो जाएगी ए सी। कोई दो भुजाएं बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, बाकी सब क्या है अलग अलग है। ये तीसरा भुजा क्या है अलग है। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, दो भुजाएं बराबर हो उसी को क्या बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर, शॉर्टकट में लिख दिए। ठीक, अब आपको ये भी पता है बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो अब बताओ ये भुजा के सामने का कोण है हो गया और इस भुजा के सामने का कोण है हो गया, है ना, सामने सामने। तो यहाँ से ए बी के सामने का कोण सी और ए सी के सामने का कोण बी, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब तीसरी भुजा और तीसरे कोण के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक, अब तीसरा क्या है, अगला वाला जो है टाइप वो है विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। तो ये विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, है ना, यानी कि क्या होगा तीनों भुजाएं, चल रहा है ना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तीनों भुजाएं क्या हो अलग अलग हो। तीनों भुजाएं अलग हो, यानी ए बी एक बना देते हैं, ऐसे है हाथ जा रहा है हाथ जा रहा है, कहीं भी आप बना दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें देख रहे हैं ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों में से कोई बराबर नहीं है, है ना, तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं क्या हैं अलग अलग हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा सम विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक, यहाँ आप लिख देंगे ए बी, जैसे ए है ये बी है ये सी है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो कोण के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अगला जो है कोणों के आधार पर, किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है, तो कोणों के आधार पर सबसे पहले बता देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या है, एकदम आसान है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके एक कोण 90 अंश हो। जैसे देखिए ये मार्कर है, मार्कर में एक और मार्कर ले लेते हैं, अब यहाँ पे इसको फंसा दिए। ठीक है, अब इनके बीच में जो कोण बना है ये क्या है 90 अंश है, तो यही समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब ये त्रिभुज कहाँ है, ये 90 अंश है, ये समकोण है। अब एक ठीक से त्रिभुज इसको बना देंगे, तो अब ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। अगर मान लेते हैं इसे झुका दिए, अब 90 से कम हो गया ना तो न्यून कोण हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 90 से इसे ज़्यादा करिए, अब इसको अगर त्रिभुज को मिलाएंगे तो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज, यानी जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे ऐसे आप लिख दीजिए और ये कोण बना दीजिए 90 अंश। इसके बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे से जाने हैं। ठीक है, ये भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और ये भुजा आपकी क्या होती है, अगर ये थीटा है तो ये भुजा लंब होती है, आई क्या होती है आधार होती है। ये समकोण त्रिभुज होता है, केवल एक कोण क्या है, एक कोण 90 अंश हो, 90 अंश हो वही क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज, यानी कोण भी बराबर यहाँ पे क्या है 90 अंश है। अब फिर इसके बाद अगला पहला कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज समकोण इसीलिए बना है तो वो सबसे ज्यादा पहले समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए समकोण जानते हैं तो उसी से न्यून कोण आप जान जाएंगे। जैसे ये क्या है, ये यहाँ पे ये समकोण है, समकोण है ना, ये समकोण है। अब ऐसे तनी बस झुका दिए तो 90 से कम हो गया, तो अभी न्यून कोण हो गया, इसे मिला दिए तो क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो न्यून कोण क्या होगा, जैसे अगर ये आपका ऐसे था तो ये समकोण था, तो इसको ऐसे झुका दिए, यानी है इतना कोणवा गायब हो गया कि नहीं, गायब हो गया। अब क्या किए, इसे मिला दिए, तो ये भी कोण 90 से कम है, ये भी कोण 90 से कम है, ये भी कोण 90 से कम है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। ए बी सी लिखेंगे, कोण ए कामा कोण बी कामा कोण सी
बराबर 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या है 90 माइनस थीटा 90 अंश से कम है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रत्येक कोण 90 अंश से 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, समकोण न्यून कोण त्रिभुज। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज, एक और प्रकार है वो पढ़ लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या है, एक अगर अभी ऐसे लिखा रहता तो ये कौन सा त्रिभुज था, सम था ना, यहाँ पे 90 अंश था। अब 90 से इसे बढ़ा दीजिए तो है इतना बढ़ गया, 90 से ये बढ़ गया, क्या हो गया 90 प्लस थीटा, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश से ज्यादा, वही अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ए बी सी, है ना। एक कोण 90 अंश से अधिक हो, एक कोण 90 अंश से क्या हो, अधिक हो, तो यही क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख देंगे कोण बी बराबर 90 प्लस थीटा, ठीक है, और ए और सी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, त्रिभुज के 6 प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, 6 प्रकार हमने समझ लिया 10 मिनट के अंदर, ठीक। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक, अभी ये सब बेसिक चल रहा था, अब यहाँ से आपका जंग शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है, फिर उसके बाद कक्षा 9 में सर्वांगसम के बारे में पढ़े थे, और कक्षा 10 में समरूप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं समरूप आकृतियां क्या होती है और सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। चलिए इसको मिटा दिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, सर्वांगसम और समरूप होते क्या उसको बताते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे का थ्योरम पढ़ेंगे। चलिए समझ लेते हैं सर्वांग सम, उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास 9th में पढ़ के नहीं आए होंगे, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज ना लिखिए आकृतियां, इसीलिए ना सारी चीजें बतानी पड़ती है, आकृतियां। फर्स्ट ईयर को और 9th को सब एकदम फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर, 9th एकदम रेस्ट ईयर समझते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप जान लो कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से और 9th से उठाता है, ठीक है। वहाँ नहीं ना आप बांट पाएंगे कि ये 10th का है बोर्ड है, ये 9th 12th का है बोर्ड है, ठीक है। आगे यहीं तो थोड़ी ना रहना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, तो इसलिए अगर कोई 9th का बच्चा या फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर मत समझिएगा, 9th का बच्चा कोई देख रहा है तो 9th को भी सीरियसली पढ़े, ठीक है। चलिए देखिए 9th का ही हम थोड़ा सा बताते हैं, सर्वांगसम आकृतियां और क्या है, समरूप आकृतियां। आकृतियों के बारे में हम समझ लेते हैं, या तो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं या समरूप होती हैं, या तो कोई कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग समझेंगे, सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है, हम एग्जाम्पल से पहले समझेंगे फिर उसके बाद। सर्वांगसम का मतलब हो, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब उसके अंग, और समान हो, सभी अंग समान हो, वही क्या कहलाता है, सर्वांगसम। और समरूप मतलब उसके रूप का दिखता हो, ठीक है, लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन समरूप यानी उसके रूप का रहे, ठीक। तो अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हाथ है, ठीक, और मेरा हाथ, दोनों एक मिला दिए, तो अब देख रहे हैं इसका रूप सब चीज एकदम रेखा वखा गदोरी उदोरी इधर उंगली उंगली सब कुछ क्या है, बराबर है, यानी सभी अंग समान है, तो ये हो गया सर्वांगसम। और अगर मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ है और आप अपने हाथ को जब यहाँ पे रखेंगे तो सारा चीजें मैच नहीं करेगा, लेकिन दोनों हाथ ही रहेंगे, दोनों का रूप एक समान रहेगा, तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक। इससे बढ़िया एग्जाम्पल आप नहीं समझ सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, सिक्का उक्का है जी, चलिए चलिए मान नहीं है, मान लेते हैं आप 2 का सिक्का ले लीजिए, बड़का वाला, ठीक है, दोनों एक साथ जब मिलाएंगे तो दोनों सिक्का एक जैसा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, दोनों दिख रहे और दोनों एक प्रकार वाला रहे तो सर्वांगसम हो जाएगा। अब दुई में एक ही आता है छोटका वाला और एक आता है बड़का सिक्का, ठीक है। अब छोटका और सिक्का को और बड़के सिक्का को जब मिलाएंगे तो दोनों तो वृत्त ही रहेगा, लेकिन एक ही छोटा रहेगा एक ही बड़ा रहेगा, लेकिन रूप समान रहेगा, तो वो सिक्का दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे।
इसी तरह से हम मान लेते हैं आप लोग फोटो वोटो खिंचवाने जाते हैं, है ना। अब तो ज़्यादातर लोग नहीं जा रहे हैं, अब तो मोबाइल कैमरा सब कुछ डिजिटली हो गया है, तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लगता है, जरूरी फॉर्म भरते हैं, हर जगह लगता है। तो जब फोटो खिंचवाने जाते हैं तो एक ही छोटा छोटा एक साइज का फोटो खिंचवाते हैं, आप 5-6 ही खिंचवाते हैं। अब अगर 6 फोटोआ को मिलाया जाए तो उसका रूप रंग साइज सब कुछ क्या रहता है, बराबर रहता है। तो वो 6 फोटोआ क्या है, सर्वांग सम है। 5 रहे तो 5 क्या है, सर्वांग सम है। और उसी में से एक ठीक क्या करिए, छोटा साइज वाला फोटो खिंचवा लीजिए, एक ही शौकिया बड़ा साइज वाला जो इतने बड़ा होता है उसको खिंचवा लीजिए। अब दोनों फोटोआ एक का है, आप ही का है, और दिखेगा एक ही जैसा, लेकिन एक ही छोटा है एक ही बड़ा है। तो यानी वो दोनों जो छोटा बड़ा वाला है वो सर्वांगसम हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा, और जो एक साइज वाला पासपोर्ट वाला 6 है 5 है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक। और भी कई सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं एक छोटा सा गोली ले लीजिए, गोली है देखे होंगे, गोली वोली बचपन में कंचा खेले होंगे, ठीक। तो एक ही छोटका गोली आता है, एक ही बड़का गोली आता है। तो अगर दोनों गोली एक साइज का है तो वो समरूप सर्वांगसम हो जाएगा, और एक छोटा गोली है एक बड़का गोली है तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए। अब हम लोग समझते हैं सर्वांगसम, सर्वांग सम वृत्त, ठीक। सर्वांग सम वर्ग, इसी तरह एक ही होगा सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज। सबकी आकृतियां हम लोग बनाते हैं। सर्वांग समवृत्त जैसे मान लेते हैं ये ठीक सिक्का है, और उतने बड़ा एक ही और सिक्का ले लीजिए, ये भी 2 रुपया वाला है, ये भी 2 रुपया वाला है, यानी इसके सभी अंक समान हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये सर्वांग सम वृत्त हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं एक गोली ले लिए हैं, ठीक, या चूड़ी ले लीजिए, एक ही बड़ा साइज वाला चूड़ी, ओ बड़ा साइज कह रहे हैं। अब एक और चूड़ी ले लिए, ठीक, दोनों एक समान चूड़ी रहे या दोनों एक समान गोला रहे तो ये क्या हो जाएगा, अगर छोटा बड़ा रहा होगा उससे ना ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं उसको समझिए। दोनों को हम मानेंगे क्या, एक साइज का, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम वृत्त हो जाएगा। और अगर क्या करते हैं, सर्वांगसम वर्ग देखा जाए, जैसे ये आपका पासपोर्ट साइज वाला फोटो है, ठीक। फोटो वोटो तो बनाने नहीं आता है, जैसे भी हो बस नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपको बता दे रहे हैं ये फोटो है, ठीक है, इसके अंदर फोटो है। और एक और है पासपोर्ट साइज वाला ही, इसके अंदर भी फोटो है, दोनों फोटो है। अब क्या करिए, दोनों को एक साथ देखेंगे तो सर्वांगसम वर्ग हो जाएगा। और सर्वांगसम आयत भी हो सकता है, इसी तरह से सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक। अब एक चीज अभी आपको हम कंफ्यूज कर देंगे, देखते हैं कौन बता पाता है। ये तो समझ में आ रहा है कि ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा ये, वो क्या नाम है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, भुजा इस भुजा के बराबर है। इतना समझ में आ गया, ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। अब अगर मान लेते हैं इतना बड़ा एक हम बना रहे हैं, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक। और इतने साइज का हम बना दे रहे हैं एक त्रिभुज, कौन सा, समबाहु, ये मान लेते हैं समबाहु है, समबाहु है, और ये मान लेते हैं समकोण है। तो आप बताओ ये जो है सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा, बताइए सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा, ना तो सर्वांगसम होगा, ना सर्वांगसम, ना समरूप। रीजन बताइए, कोई रीजन बताए क्यों सर्वांगसम भी नहीं होगा समरूप भी नहीं होगा, क्योंकि इसका ना तो आकार बराबर है ना तो रूप बराबर है ना, साइज भी बराबर नहीं है, शेप भी बराबर नहीं है, ठीक। अब एक चलिए मैथमेटिकली समझ लेते हैं क्या क्या होना, एक होता है साइज, एक होता है शेप। देखिए सर्वांगसम में साइज भी बराबर होना चाहिए और शेप भी। साइज का मतलब आकार छोटा बड़ा, शेप का मतलब जो है किस शेप का है, वृत्ताकार है कि गोलाकार है कि वर्गाकार है कि त्रिभुजाकार है, वही हो जाता है शेप। और साइज जैसे मान लेते हैं एक हम ले लेते हैं
ये इसका शेप क्या है, गोलाकार है। एक ले लेते हैं आयत, इसका शेप क्या है, चतुर्भुज है। ठीक, तो इन दोनों का शेप अलग अलग है, और लेकिन इन दोनों का शेप क्या है, एक जैसा है। इन दोनों का शेप एक जैसा, इन दोनों का शेप एक जैसा है, इन दोनों का शेप अलग अलग है। अब जिसका शेप अलग अलग हो, ठीक है, साइज की बात छोड़ दीजिए, जिसका शेप अलग अलग हो वो ना तो सर्वांगसम होगा ना तो समरूप होगा, है ना। सर्वांगसम ना सर्वांगसम ना समरूप। अब साइज से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना सर्वांगसम होगा ना समरूप होगा। अब इसमें समरूप क्या होगा, समरूप साइज जरूरी नहीं है मैच करना, लेकिन लेकिन शेप एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज ही रहे, जैसे कि हम लिख देते हैं सर्वांग समवृत्त, सर्वांग समवृत्त। ठीक, तो अब देखिए एक ही छोटा गोला 1 रुपया वाला, एक ही बड़ा गोला 10 रुपया वाला। अब दोनों क्या है तो गोला, अब दोनों यानी सिक्का है, वृत्ताकार है, 1 रुपया है 10 रुपया है, लेकिन शेप वही है, साइज भले छोटा बड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे है क्या है, और है क्या है गोली है गोला है। ठीक, एक गोली खेलते हैं, एक गोला खेलते हैं, बड़का वाला मेड्डा जिसको बोलते हैं। लग रहा है खेले हैं, खेले नहीं बहुत खेले हैं, मार भी खाए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये गोली है ये गोला है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, है तो वृत्ताकार ही, और दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है, लेकिन शेप एक जैसा है। और हम मान लेते हैं सर्वांग सम त्रिभुज की बात करें, सर्वांग सम त्रिभुज, इसको ये बीचों में रख लेते हैं, ये वाला उठा के ये समझ लीजिए यहाँ वाला है। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज, अगर ये समकोण है, पहला कंडीशन, अगर ये समकोण है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, समकोण ही होना चाहिए, भले छोटा बड़ा रहे। दूसरा भी क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। अगर ये समबाहु है, भले छोटा बड़ा है, लेकिन दूसरा भी क्या होना चाहिए, समबाहु ही होना चाहिए। ठीक है, यानी ये क्या है, समकोण है और है तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर है। समकोण, समकोण त्रिभुज, और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर मान लेते हैं दो ठो हम ले लिए हैं, कौन सा, दो हम ले लिए हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसका साइज और शेप देखेंगे अलग अलग हो जाएगा। जैसे कोई हो सकता है इसका है दोनों बराबर हो, या तो उसका है दोनों बराबर हो, यानी इसमें है दोनों बराबर हो, इसमें है दोनों बराबर हो, है ना, तो अलग अलग भी हो सकता है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया, और क्या समझ सकते हैं, सर्वांगसम वर्ग, सर्वांगसम वर्ग। ठीक, यानी सर्वांगसम वर्ग कैसे समझ सकते हैं, एक ही पासपोर्ट साइज वाला फोटो ले लीजिए और एक ही बड़ा साइज वाला फोटो ले लीजिए जो एल्बमों में रखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम आकृतियाँ और समरूप आकृतियाँ हैं। अब देखिए कक्षा 9 का बता देते हैं, लिखवाएंगे नहीं। कक्षा 9 में क्या रहता था, जिसके ऐसे हम लोग पढ़ते हैं क्या कक्षा 9 में, चलिए यहाँ लिख देते हैं। 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं सर्वांगसम त्रिभुज, क्या सर्वांगसम त्रिभुज, और 10th में पढ़ेंगे हम लोग समरूप त्रिभुज। अब देखिए 9th में जो सर्वांगसम त्रिभुज पढ़े थे उसमें होता क्या था, कहलाता मैथमेटिकली कैसे था सर्वांगसम त्रिभुज, जिसकी संगत भुजाओं, यानी कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके संगत कोण भी बराबर हो। तो संगत भुजाएं मतलब जैसे ये है और ये है, ठीक, दो त्रिभुज है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर, नीचे वाला भुजा नीचे वाले भुजा के बराबर हो, यही संगत कोण है। ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर, ये वाला इधर वाला कोण लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ, और राइट वाला राइट वाले के साथ। ठीक है, तो यही होता है संगत। अब इसमें होता क्या था, संगत भुजाएं और संगत कोण सभी बराबर होते थे, तभी वो सर्वांगसम होता था। लेकिन
समरूप का खेल अलग है। कोण तो है, इसमें कोण बराबर तो रहेगा, तीनों संगत कोण, लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है इसमें, ठीक है। अब उसको जो है पढ़ते हैं। अब आइए समझते हैं। अभी तो हमने बता दिया कि साइज शेप को लेके, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे हम बताएंगे समरूप त्रिभुज कौन कहलाएगा। तो आइए समझते हैं। अगर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, आप ही लोग का राज है। यहाँ पे ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज और है, ठीक है, एक त्रिभुज और है। अगर मान लेते हैं ये ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, और पी क्यू आर, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब कहलाएगा, तो इसके जो है जब ये दो नियम फॉलो करेगा। पहला नियम इसके देखिए, जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर हो, यही उसका संगत कोण होता है। पहला नियम, तीनों संगत कोण बराबर हो, कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी कोण आर के बराबर हो। यानी यहाँ पे एक तीर मारिए, यहाँ पे दो तीर मारिए, यहाँ पे तीन तीर मारिए, ठीक। पहला नियम ये है, उसके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत का समझ में आया, ऊपर है तो ऊपर, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। और क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी ए बी बराबर होना चाहिए किसके, पी क्यू के, ठीक। और बी सी बराबर होना चाहिए किसके, क्यू आर के, और ए सी बराबर होना चाहिए पी आर के। यही संगत भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है। जैसे लिखेंगे, कोई हेडिंग डाल लेते हैं, त्रिभुज की समरूपता, समरूपता है ना, क्या लिखेंगे, त्रिभुज की समरूपता, कोई भी, कोई दो त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज समरूप होगा, समरूप होगा यदि उनकी, पहला क्या है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अब समझते हैं ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। जैसे ए बी की संगत कौन है, पी क्यू, यानी ए बी के संगत कौन है, पी क्यू है। अब अनुपात आपको पता ही, बटे होता है, ठीक है। चाहे आप लिखिए 2:3, चाहे लिखिए 2/3, यही होता है अनुपात, ठीक। और इसके बाद संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं है ना, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो ए बी का संगत भुजा आपको मिल गया पी क्यू, और बी सी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, क्यू आर। बी सी का संगत भुजा क्यू आर, और ए सी का संगत भुजा, ए सी का संगत भुजा पी आर। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है, तभी जाके वो पहला कंडीशन फॉलो करेगा। और दूसरा क्या है, उनके संगत कोण, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। यानी कि कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर होना चाहिए, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण सी क्यू के, और कोण सी किसके बराबर होना चाहिए, कोण आर के, कोण आर के। यही है संगत कोण, ठीक है। तो अगर ये फॉलो करता है तो उसके बाद ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांसम। अब क्या हम यही दिखाएंगे, छह चीजें दिया रहेगा, कोई दो दिखाना रहेगा, सिर्फ तीन है, तो कोई जरूरी नहीं ये छह चीजों को दिखाया जाए। तो उसके लिए एक नियम पढ़ेंगे। क्या नियम है, छह दिखाना रहेगा तो एक का सवाल में लगाते लगाते साझ हो जाएगा। नियम क्या है, त्रिभुज की, त्रिभुज की समरूपता, समरूपता कसौटी नियम, कसौटी नियम, ठीक। तो उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे आगे थेल्स प्रमेय, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे। लेकिन बता देते हैं कैसे जो है कम चीजें दिखा के त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। यानी अब देखिए यहाँ तीन चीज ये दिखाया, संगत भुजाओं,
तीनों कोण दिखाओ, तब जाके समरूप हो रहा है। लेकिन इसके साठ काट कई सारे नियम हैं कि कम चीजें दिखा के भी त्रिभुज को समरूप किया जा सकता है। एक होता है भुजा 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 भुजा, ठीक है, यानी एस साइड 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 समरूपता नियम, ठीक, साइड 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 समरूपता नियम। और इसके बाद फिर एस 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 इसको बोल सकते हैं, भुजा भुजा भुजा। और एंगल 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 समरूपता नियम, यानी सिर्फ और सिर्फ पहला यही है। एंगल का मतलब होता है कोण 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 कोण। ऐसा है 75 में कोण भुजा कोण नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बता दे रहे हैं कि अगर भुजा है तो उसको लिखते हैं यस से, और अगर कोण है तो उसको लिखेंगे ए से। अब समझ में आ गया, यानी एस 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 सर्वांग समता नियम और ए सर्वांग समता नियम, समरूपता नियम, समरूपता नियम, ठीक। सर्वांग समता इसलिए याद आ गया क्योंकि कक्षा 9 में भी ऐसे पढ़ाया गया, सर्वांग समता वहां था। और एक है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा का मतलब होता है यस, कोण का मतलब होता है ए यस, यस ए यस नियम, ठीक है। अब एक अगला क्या है, पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक। एक अगला क्या है, एक अगला आपका है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो कोण और एक भुजा दिखा दीजिए। ए एस ए सर्वांग समता नियम, समरूपता नियम, ठीक है। ये सब यानी कि ये सब दिखा के अब छह नहीं दिखाना रहेगा, सिर्फ तीनों भुजाएं दिखा दिए समरूप हैं, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात, तो वो समरूप हो जाएगा। अगर सिर्फ दिखा दिए तीनों कोण समरूप है तभी भी वो समरूप हो जाएगा। आप दिखा दिए दो भुजाएं और एक कोण समरूप है, वो बराबर हैं, और या तो दिखा दी दो कोण और एक भुजाएं बराबर हैं, तब वो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यही है समरूपता के नियम क्या क्या है, इसको पढ़ेंगे आगे। और इसके बाद ये हम बता दिए क्या कंडीशन होते हैं, कब समरूप कहलाते हैं। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थेल्स प्रमेय, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पहले हम प्रमेय लिख देते हैं, फिर उसका हम लोग प्रूफ करेंगे। थेल्स प्रमेय पढ़ने से पहले ये जो प्रश्नावली 6.1 है, इसमें जो भी अभी बेसिक चीज़ें समझाए हैं उसी से रिलेटेड है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं है क्या। क्वेश्चन नंबर 1, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि रिक्त स्थान दिए हुए हैं, कौन सा शब्द आएगा उसको पहले हम समझाएंगे, फिर आप बताएंगे कि होगा कि नहीं। सभी वृत्त होते हैं डैश करके, सभी वृत्त सर्वसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो आइए हम लोग इसका करते हैं पोस्टमार्टम। अगर मान लेते हैं एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ठीक है। अगर मान लिया जाए एक समय में ये दोनों वृत्त बराबर हैं, क्या हैं, बराबर है, तो भाई अभी फिलहाल के लिए ये सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या कहा, सभी वृत्त, सिर्फ वृत्त की बात किया है, एक वृत्त छोटा ले लें एक वृत्त बड़ा ले लें, क्या ये सर्वांग सम होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप, समरूप। लेकिन एक चीज जानिए, जो सर्वांग सम हो सकता है वो समरूप पक्का होगा, जो सर्वांग सम हो सकता है वो समरूप पक्का होगा, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांग सम नहीं होगा। अरे भाई जैसे हम कहें कि हमारी आंखें और आपकी आंखें मैच करती हैं, है ना, तो ये समरूप हो गए। लेकिन हम कहें हमारा पूरा शरीर मैच करता है, तो इसका मतलब आंख मैच नहीं करता होगा, आंखें भी तो मैच करती होंगी, यही चीज है। तो यानी कि अगर कोई सर्वांगसम है तो सभी अंग उसके बराबर हैं, तो कोई एक अंग की बात करें तो जाहिर सी बात हो बराबर ही होगा, ठीक। तो इसी तरह से अगर कोई त्रिभुज वो वृत्त सर्वांगसम है तो वो समरूप जरूर होगा, लेकिन सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि कोई छोटा बड़ा होगा तो कभी सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम में आपको बताएं से साइज और शेप सभी बराबर होने चाहिए। तो इस वजह से हम निष्कर्ष ये निकला कि कुछ त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, लेकिन सभी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि छोटे बड़े भी त्रिभुज होते हैं, ठीक है।
अतः जब सर्वांग नहीं होगा तो चाहे छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, त्रिभुज कह रहे हैं, चाहे छोटा वृत्त लीजिए चाहे बड़ा वृत्त लीजिए, दोनों होगा तो समरूप ही ना। अगर एक वृत्त ले लेते हैं और एक हम त्रिभुज ले लेते हैं तब समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या भराएगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। कुछ अगर पूछता तो कुछ वृत्त सर्वांग हो जाते, लेकिन सभी नहीं होंगे, तो इस वजह से इसमें क्या भरा गया, इसमें भरा गया समरूप, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, सभी वर्ग होते हैं सर्वांग होते हैं कि समरूप। इसी तरह से अगर मान लेते हैं एक समय में ये वर्ग है ना, एक एक वर्ग और है, वही पासपोर्ट साइज वाला फोटो जो समझाए थे, एक समय मान लेते हैं ये वर्ग है, पासपोर्ट साइज वाला जो फोटो है आपका, ये भी फोटो ये भी फोटो है, दोनों एक बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, अभी तो सर्वांग है, यानी इसकी भुजाएं और कोण सब बराबर है, तो अभी ये क्या है, सर्वांग है। लेकिन मान लेते हैं एक वर्ग ले लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसकी 4 सेंटीमीटर भुजा है, और एक वर्ग हम ले लेते हैं, अभी ये वर्ग नहीं है, एक वर्ग हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, कितना, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो बच्चों दोनों तो वर्ग ही है, दोनों क्या है, ये भी वर्ग ये भी वर्ग, ठीक, दोनों वर्ग ही है। अब ये 4 सेंटीमीटर भुजा है और ये 3 3 दोनों है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या था, सर्वांगसम हो गया। लेकिन अब ये क्या है, सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि जो आकार क्या है, सर्वांगसम आपको बताया क्या थे, इसका जो शेप हो वो एक जैसा हो लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, इसमें साइज अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। और है क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। लेकिन जो सर्वांगसम होता है वो समरूप पक्का होता है, इसलिए सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समरूप, समरूप होते हैं, ठीक है। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, लिखा है सभी फिर डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब आप बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज। चलिए देखते हैं इसका भी पोस्टमार्टम। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए बी सी, अब एक त्रिभुज और है पी क्यू आर। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये त्रिभुज है, इसके कोण इन दोनों के कोण लगभग बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि अभी ये क्या है, समबाहु, क्या है, समबाहु, ठीक, समबाहु, यानी ये भी समबाहु है और ये भी समबाहु है। तो समबाहु कोई भी त्रिभुज रहता है, मान लेते हैं इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, लेकिन कोण तो वही होगा, कोण क्या होगा, वही होगा। अब ये क्या हो गया आपका, ये सभी कोण बराबर हो गए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश होते हैं, तो इसमें का भी सभी कोण 60 अंश हो जाएगा, इसमें का भी सभी कोण 60 अंश हो जाएगा। अब हम कह दिए कि ये भुजाएं बराबर है, यानी है भुजा, ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका संगत भुजा, इसका अनुपात और इससे इसका अनुपात, जैसे हम कहें ए बी बटे हम लिख लेते हैं पी क्यू, इसी तरह हम लिख लेते हैं बी सी बटे क्यू आर। तो अब बताओ, इसका ए बी बटे पी क्यू है 3 और बटे 5 होगा, और ये भी तो हो जाएगा 3 बटे 5, क्योंकि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। यानी कि समरूप में देख रहे हैं भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, वो क्या नाम है, इसमें समबाहु में। अगर हम मान लेते हैं, हम समद्विबाहु ले लेते हैं, ये भुजा ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, इसमें से ये भुजा ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब हम उल्टा बना लेते हैं, उल्टा बना लेते हैं, आपकी है भुजा बराबर हो गई और ये समकोण हो गया, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये भुजा बराबर हो गई, समद्विबाहु है, तो इसकी संगत भुजाएं बराबर हैं, यानी इसके सामने का कोण है, इसके सामने का कोण है, बराबर हो गया। लेकिन इसके सामने का कोण कौन सा है, ये है, और इसके सामने का कोण ये, अब कोणवा बदल गया, है ना, सब कुछ बदल गया, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, वक्त जज्बात हालात सब बदल गए। तो इसका मतलब ये है, समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु में जैसे 3 भुजाएं होती, कोई भी 2 बराबर, अभी देखो यहाँ है दोनों बराबर था, अब यहाँ है दोनों बराबर है, तो सारा सिस्टम बदल गया कि नहीं। इसका मतलब है समद्विबाहु कभी भी समरूप नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, ना तो समरूप होगा ना ही सर्वांग सम होगा, ठीक है। लेकिन आपका ये जो है समबाहु, ये हमेशा समरूप ही होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा।
उसके बाद फिर बताते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या भराएगा, समद्विबाहु कि समबाहु, समबाहु। तो ये समझ में आया होगा क्यों समद्विबाहु नहीं है, क्योंकि समद्विबाहु में 3 भुजाएं होती, कोई भी 2 भुजा बराबर हो। मान लेते हैं एक त्रिभुज में ऊपर वाला दोनों भुजा बराबर हो और दूसरे त्रिभुज में एक नीचे वाला एक ऊपर वाला भुजा बराबर हो, तो इसका मतलब वो है संगत भुजाओं का अनुपात भी नहीं बराबर मिलेगा, असंगत कोण भी बराबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि अगर कोई भी 2 त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूपता वाला नियम बताए थे ना, ABCDQR, समरूपता वाला नियम बताए थे ना। अगर कोई भी 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण। अब मान लेते हैं इस कोण का ये और इसका ये वाला और इसका यही वाला, ठीक। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनके संगत कोण बताओ समानुपाती होंगे कि बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अब फिर दूसरा नियम बताए थे, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, AB बटे PQ, AB बटे PQ, फिर बराबर होता है BC बटे QR। अब इसका AC और ये बटे PR। तो यही तो आपको डिफिनेशन बताए थे किसका, समानुपात का। यानी कि अगर कोई भी समरूप है, समानुपात कह रहे हैं, समरूप है, तो उसमें 2 कंडीशन होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कोण बराबर होता है और उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होनी, यानी कि अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ कोण बराबर होता है लेकिन भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो इसमें बराबर भराएगा, इसमें समानुपाती भराएगा। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्या है। क्वेश्चन अगला लिखा है, ये तो दूसरा है, तीसरा है कि दूसरा है, हाँ। चलिए, लिखा निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण तो बहुत सारा समझाएं, कह रहा ऐसा उदाहरण दीजिए जो समरूप आकृति हो। तो बताए नहीं है, 2 ठो उदाहरण मांग रहा है। ये आपको, ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, इसकी लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर है, और लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसमें सब कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब ये वर्ग है, ये भी वर्ग है ना। तो इस वजह से दोनों क्या है, समरूप है, यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर मिलेगा और कोण भी क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। अब देखिए, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन दोनों वर्ग ही है, इस वजह से ये समरूप है। यानी कि साइज इनका अलग अलग है, शेप क्या है, एक जैसा है। अब एक और एग्जांपल है, ये मान लेते हैं एक त्रिज्या है इसका, वो वृत्त है, इसका त्रिज्या ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। एक और वृत्त लेते हैं, इसका त्रिज्या ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों तो वृत्त ही है, तो शेप क्या है, एक समान है लेकिन साइज छोटा बड़ा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक त्रिभुज आप ले लिए हैं, एक छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं बच्चा, ठीक। और 1 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। अब आपको ऐसी, यानी कि ये समरूप में क्या हो गया, वर्ग हो गया, समरूप में वर्ग हो गया, ये समरूप में वृत्त हो गया, ये समरूप में त्रिभुज हो गया। तो आपको एग्जाम्पल 2 ठो कहा था, हम 3 ठो बता दिए, ठीक है। और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यानी कि अगर वो सर्वांगसम आकृति बनाएंगे तो पक्का समरूप होगा, सर्वांगसम आकृति बनाएंगे तो पक्का समरूप होगा। आपको ऐसा बनाना है कि ना तो सर्वांगसम हो ना समरूप हो, तो बीचों में जो कंडीशन दिए थे, एक आप ले लीजिए वर्ग, एक क्या ले लीजिए, वर्ग, और एक ले लीजिए गोला। ना तो इनका साइज बराबर है ना तो शेप बराबर है। अगर ये मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये मान लीजिए क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है, ना समरूप है, ना समरूप, ना सर्वांग सम।
कुछ भी नहीं है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये वर्ग है, ये वृत्त है। ठीक, अब आप क्या करिए, एक वृत्त ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लीजिए, एक वृत्त ले लीजिए और एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज। अब ये भी क्या होगा, ये भी आपका समरूप नहीं होगा। अब हम कहिए तो वर्ग वर्ग लेके आपको बता दें कि मतलब चतुर्भुज लेके ही बता दें समरूप आकृति नहीं होगा। जैसे कि आप ले लीजिए एक आयत, क्या ले लीजिए, एक आयत ले लीजिए, और आप ले लीजिए एक वर्ग। ठीक, यानी ये आयत है, ये क्या है, वर्ग है। अभी भी ये समरूप नहीं है। ये आयत है, इसकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई बराबर है, लेकिन इसका क्या है, इसका चारों भुजा बराबर है। ठीक है, अब प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अब क्या करेंगे, अगला, अगर मान लेते हैं त्रिभुज ही लिए हैं, एक ले लीजिए समबाहु त्रिभुज, एक ले लीजिए समबाहु त्रिभुज, एक ले लीजिए समकोण त्रिभुज। दोनों तो त्रिभुज ही हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। कहाँ शेप इसका बराबर है, इसका शेप क्या है, आयताकार है, इसका शेप क्या है, वर्गाकार है, इसका शेप त्रिभुजाकार है और इसका शेप भी त्रिभुजाकार है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो अब बता सकते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कभी बराबर मिलेगा, संगत भुजाओं का अनुपात कभी नहीं बराबर मिलेगा, ना कभी कोण बराबर मिलेगा, क्योंकि ये 90 है और समकोण में तो क्या होता है, 60-60 होता है। ठीक, अगर एक 90 है तो दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए, इस वजह से ये समरूप, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है समरूप, और ये भी समरूप नहीं है, ये भी समरूप नहीं है। यही तो आपको बताना था जो समरूप नहीं है। काट दिए, इसका मतलब अभी नहीं काटेंगे, बस हम बताए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज के क्लास का, क्योंकि समय हो चुका है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, प्रश्नावली 6.1। चलिए आइए देखते हैं। आपसे पूछा है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। समरूप क्या होता है, आपको बताया था, जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और जिनके संगत कोण बराबर हो। चलिए, तो संगत भुजाओं का अनुपात आप देखते हैं, जैसे P से शुरू हुआ है, एक है PQ, एक क्या है, PQ। PQ बराबर क्या है, AB। तो आप बताइए PQ कितना है, PQ का मान 1.5 है और AB का मान क्या है, 3 है। तो अगर ये कटेगा, 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1.5 है, 1.5 दूना 3, 1/2 आया। इसी तरह से हम लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात। अब मान लेते हैं क्यू आर का चेक करते हैं। क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू से लेके आर, क्यू आर का हो जाएगा BC, क्यू आर बटे BC। अब क्यू आर है 1.5 और BC है 3, 1.5 दूना 3, 1/2 आ गया। फिर क्यू आर के बाद RS ले लेते हैं, RS बटे CD। ठीक, RS का मान 1.5 है और CD का मान क्या है, 3 है, 1.5 दूना 3, कितना आ जाएगा, 1/2। फिर हम ले लेते हैं RS के बाद क्या, P SP, SP बटे DA, DA। ठीक, तो अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं SP बटे DA, इसका मान 1.5 है और DA का मान कितना है, 3 है, 1.5 दूना 3 होगा। तो हमको ये तो मिल गया, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। यहाँ लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी दूसरा नियम आपको चेक करना है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है। ठीक, अब हम चेक करते हैं संगत कोण। अगर मान लेते हैं यहाँ से आप मिलाएंगे, एक चीज देखिए समझते हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं क्या हैं, चलिए बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कोई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, कोई भी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो वो आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है।
अब दूसरा जान लीजिए, चारों भुजाएं अगर बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश हो तो क्या होता है, वर्ग होता है। और अगर चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक, चारों भुजाएं बराबर हो, जैसे ही बराबर था, और इसके प्रत्येक कोण 90 अंश ना हो, लेकिन उसका जो विकर्ण है वो 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। तो आपको दिख क्या रहा है, ये चारों कोण बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है। और इसमें चारों कोण बराबर नहीं, वो प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं है, कहीं भी दिख रहा है 90 अंश दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है समचतुर्भुज। एक डायरेक्टली हम बता रहे हैं आपको, इसे दिख के लग जाना चाहिए ये क्या है, समचतुर्भुज है। तो अब बताओ समचतुर्भुज एक ही है, एक ही वर्ग है, दोनों कभी भी समरूप हो सकता है, नहीं हो सकता है, दूसरा भी वर्ग ही होना चाहिए या दूसरा समचतुर्भुज होना चाहिए। इसलिए इस कोण के बारे में कुछ नहीं कहा है, इस कोण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसके जो विकर्ण होंगे, अगर ये समचतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण होंगे वो 90 अंश पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी ये 90 अंश होगा। ठीक, तो यहाँ से आप लिखेंगे कोण P नॉट इक्वल टू कोण A, क्योंकि A क्या है, 90 अंश है। ठीक, और कोण Q बराबर नहीं है, क्योंकि P Q के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। नॉट इक्वल टू कोण B, है ना, ऐसे से लिख के सब लिख देंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, अतः यह समरूप त्रिभुज नहीं है, यह समरूप त्रिभुज क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका भुजाओं का अनुपात बराबर तो मिल गया, लेकिन कोण बिल्कुल बराबर नहीं मिले, और कोण के बारे में जानकारी नहीं है पहले वाले में, और दूसरे वाले कोण में प्रत्येक कोण 90 अंश दिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये होगा जो बराबर होगा। चलिए ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग त्रिभुज का एक लेक्चर ले चुके हैं, और कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, और वो एग्जाम में आता है, काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, चलते चलते दो लाइन आप लोगों को मोटिवेशन शायरी सुना देते हैं, जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, आपको काफी ज्यादा ऊर्जावान प्रदान करेगा। तो वो दो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो क्या आप लोगों को समझ में आई हमारी शायरी? अरे गुरुजी क्या बात करते हैं, समझ में क्यों नहीं आएगी, शायरी ये तो है, सवाल थोड़ी है। चलिए ठीक है, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।